नमस्कार। स्टोरी बाई भारती में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं नंदलाल भारती की कहानी मौत की वो रात। अंधेरी रात थी। कहीं कहीं स्ट्रीट लाइट तो जल रही थी, पर अंधेरा उजाले को निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था। बरसात की आवाज में दूसरी आवाजें मंद पड़ तो चुकी थीं, परंतु तेज हवा किसी अनहोनी की तरह लग रही थी। तीसरे मंजिल से किसी महिला के चिल्लाने की आवाज के साथ बर्तनों के टूटने बिखरने की आवाज तीसरे मंजिले पर भूकंप का डर पैदा करने के लिए काफी थी। यह कर्कश आवाज ग्राउंड फ्लोर की बाउंड्री तक सुनाई पड़ रही थी। नारायण बाबू स्वास्थ्य सुधार की दृष्टि से वातावरण में बदलाव के लिए अपने इंजीनियर बेटे के घर शहर तो आए थे, परंतु अपनी पूरी दर-दवाई के साथ। अपने पॉकेट खर्चे को तो वे तनिक भी नहीं भूले थे। शनिवार को सुबह की फ्लाइट से पहुंच गए थे। कुछ दिन बेटा, बहू और पौत्र के साथ रहने का सुख प्राप्त कर अपने ठिकाने वापस आ जाएंगे, यही सोचकर बेटा के घर सुदूर परदेश गए थे। आज बेटा के घर छठवीं रात थी। 6वें वर्ष की उम्र में प्रवेश कर चुके पौत्र देवेंद्र की अंगुली थामे नारायण बाबू टहलकर जैसे बेटा के घर के सामने पहुंचे, उनके कान में जैसे दर्द होने लगा था और गला सूखने भी लगा था। नारायण बाबू पौत्र का हाथ एक हाथ से थामे बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर के मेन गेट को आहिस्ते से खोलने लगे। पर क्या नारायण बाबू के पैर जैसे धरती में धंस गए थे। यह आवाज तो उनकी कनपुरिया बहू की थी। यह आवाज कहीं और से नहीं, बेटे के घर से आ रही थी। नारायण बाबू का डर यकीन में बदलने लगा, जो उनके लिए प्राण घातक तो था ही, परदेश में परिवार की इज्जत के लिए भी अनुपयुक्त था। यह कर्कश आवाज नारायण बाबू के गाल पर जूते के घाव जैसा प्रहार कर रही थी। देवेंद्र जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ने लगा, पर नारायण बाबू के पैर उठ ही नहीं रहे थे। नारायण बाबू डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की चपेट में पूरी तरह फंस चुके थे, इसलिए उन्हें तीसरी मंजिल पर बेटा के घर तक पहुंचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा था। पौत्र देवेंद्र भागते हुए अपने किराए के तीसरी मंजिल के घर के सामने खड़ा हो गया था, परंतु वह अंदर जा नहीं रहा था। नारायण बाबू रेलिंग पकड़कर जोर से सांस खींचकर बोले, बापू आप अंदर जाओ, मैं धीरे धीरे आता हूँ। देवेंद्र अपने ही घर से आ रही आवाज और अंदर के दृश्य को देखकर इतना डर गया था कि उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। नारायण बाबू बोले, क्या हुआ देवेंद्र बाबू? देवेंद्र की आंखों में आंसू थे, कंठ में जैसे किसी ने गरम कोयला डाल दिया हो। उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। हाजिर जवाब देवेंद्र की दशा देखकर नारायण बाबू का मन भारी हो गया था। कुछ ही मिनट पहले तो हंसी खुशी टहल कर आया था, परंतु घर में
कदम रखते ही वही देवेंद्र निशब्द और स्तब्ध था। आंखों से सावन भादो जैसी बरसात हो रही थी, वह रो भी नहीं पा रहा था। नारायण बाबू की आशंका डर में बदल गई थी। नारायण बाबू पूछे, क्या हुआ बाबू, अंदर क्यों नहीं गए? देवेंद्र ने अंगुली से अंदर की ओर इशारा किया। नारायण बाबू आगे आगे, देवेंद्र पीछे पीछे अंदर आ गए। बैठक कक्ष पूरी तरह खाली था। दोनों बेडरूम में कोई हलचल नहीं थी। नारायण बाबू को सीढ़ियां चढ़ते हुए बर्तनों के गिरने की आवाज तो आई थी, परंतु अब न तो बहू परमिला थी, न बेटा आशीष। वर्किंग मूविंग चेयर खाली थी, परंतु उल्टी दिशा में तनिक दूर थी, जैसे किसी ने कुर्सी सहित उसे घसीट कर ले गया हो। सिस्टम भी चालू था, स्क्रीन ब्लैक हो चुका था। आशीष शहर से ही वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। पत्नी की डर से घर आना जाना बंद था। शादी के 10 साल बाद पहली बार परिवार सहित पिछले माह घर गया था। आशीष की नौकरी सुबह 10 बजे से शुरू होती थी। इतनी लंबी ड्यूटी थी कि देर रात तक भी नहीं खत्म होती थी। कभी कभी तो नारायण बाबू डिनर कर पौत्र देवेंद्र के साथ सो भी जाते थे। आशीष सिस्टम में आग गड़ाए कुर्सी में धंसा रहता था। रात के तीसरे पहर तक भी, भले ही कितनी भी रात को डिनर करे और सोए, पर उसे बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए जल्दी उठना पड़ता ही था। आशीष की पूरी तरह से आराम पसंद पत्नी परमिला अपने ही बेटे को टिफिन तक नहीं बनाती थी। देवेंद्र स्कूल की मील के भरोसे रहता था। घर में ऑनलाइन मंगाया फास्ट फूड मिल जाता था खाने के लिए। हाँ, अगर आशीष बना ले तो जरूर मिल जाता था। अकेला आशीष नौकरी करे या चूल्हा चौका, आशीष की पत्नी परमिला को डबल बेड पर पसरे सब कुछ चाहिए होता था। अगर उसकी मन माफिक न हुआ तो घर में क्या, आशीष के जीवन में भी भूकंप आ जाता था। शायद यही हुआ था कुछ देर पहले। प्रमिला अपने माँ बाप की बड़ी बेटी थी, पर बड़े बेटे का फर्ज निभा रही थी, वह भी आशीष की कमाई से। आशीष के माता पिता, भाई बहन और रिश्तेदारों तक को नहीं देखना चाहती थी। आशीष के माता पिता, भाई बहन और रिश्तेदारों तक को नहीं देखना चाहती थी कानपुर वाली प्रमिला का बाप नाती देवेंद्र जब अपनी माँ की कोख में आया, तब से डिलीवरी तक की पूरी कीमत 10 लाख से अधिक रुपए आशीष से ऐंठ लिया था। आशीष के पास माँ बाप, घर परिवार की देख रेख के लिए कुछ नहीं होता था। घर परिवार से बेखबर आशीष अपनी पूरी कमाई ससुराल पर गंवा रहा था, पत्नी परमिला और अपने ससुर की डर से। आशीष
अपने माँ बाप से फोन पर बात कर लेता था तो प्रमिला पति उत्पीड़न के केस में पुलिस बुला लेती थी। नारायण बाबू तो बेटा और पौत्र के बार बार के बुलावे पर आए थे, उसे कैसे बर्दाश्त हो सकते थे। पागल प्रमिला अपने ही पति की कमाई से मायके का भविष्य बना रही थी। कई बार मायके की फिक्र में बुरी तरह से आशीष की पिटाई भी कर देती थी। रिश्वत के भूखे पुलिस वाले आशीष की एक ना सुनते थे। आशीष के पास रुपए नहीं होने पर किस्त में वसूल किया करते थे। आशीष की कमाई पुलिस प्रमिला की फिजूल खर्ची और उसके माँ बाप की डिमांड पूरी करने में खर्च हो जाती थी। 2.5-2 लाख रुपए महीने कमाने वाले आशीष के पास महीने के आखिर में कुछ नहीं बचता था। सब कुछ प्रमिला और उसके माँ बाप पर स्वाहा हो जाता था। देवेंद्र के लिए आशीष माँ बाप दोनों था। प्रमिला न कभी छाती का दूध पिलाई, न डायपर बदली, न ही टिफिन बनाई। आशीष का दिल देवेंद्र के लिए ही धड़कता था। उसी के लिए ससुराल और पागल प्रमिला का जुल्म झेल रहा था। पागल प्रमिला इतनी जुल्मी थी कि साल भर का देवेंद्र हुआ भी नहीं था, तभी से मार मार कर मुंह लाल करना शुरू कर दी थी। आशीष के विरोध करने पर कहती, मैं बदला ले रही हूँ। तुम्हारे परिवार से गिन गिन कर एक एक से बदला लूंगी, किसी को छोड़ूंगी नहीं। कहने को तो प्रमिला सगी माँ थी देवेंद्र की, पर किसी खूंखार सौतन माँ से भी ज्यादा क्रूर थी। छोटा देवेंद्र आंखों में आंसू लिए स्टैचू बना हुआ खड़ा था। आशीष किचन में गिरा पड़ा था, दोनों घुटनों को मुंह से लगाए, दोनों हाथों से सिर पकड़े तड़प रहा था। वह बहुत चोटिल था। उसको देखकर ऐसा ही लग रहा था। नारायण बाबू यह दृश्य देखकर अंदर से कांप उठे थे। किचन में आशीष दर्द में तड़प तड़प कर दर्द में करा रहा था। वह कह रहा था, मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मैं मर जाना चाहता हूँ। मैं प्रमिला तुमसे मुक्त होना चाहता हूँ, मैं मर जाना चाहता हूँ, मैं सुसाइड कर लेना चाहता हूँ। ये औरत कभी खुशी मन से 2 रोटी नहीं बनाई, न खिलाई। अब देवेंद्र मरे या जिए, मैं तो मर जाना चाहता हूँ। एक पिता जो उसी बेटा देवेंद्र के लिए ऐसे शब्द बोल रहा था जिसका डायपर बदलने से लेकर बोतल से दूध पिला पिला कर बड़ा किया था। देवेंद्र के लिए आशीष के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर नारायण बाबू की किडनी गले में अटक गई थी। कुछ सेकंड के लिए उनका दिल भी धड़कना बंद कर दिया था। नारायण बाबू अपनी भावनाओं पर काबू कर किचन में गए। पागल टुन टुन की प्रतिलिपि 5 स्टार होटल का खाना खाने वाली इंग्लिश वाइन की शौकीन प्रमिला पिछले 6 दिनों से खाना बना रही थी। यकीनन नारायण बाबू का बेटा के घर आने का डरावना प्राण तो सच यही था। प्रमिला के हाथ में सूखा आटा तो लगा हुआ था, पर नारायण बाबू से अनजान अभी भी आशीष को दबाए उसी के ऊपर चढ़कर बैठी हुई थी छाती पर। आशीष दोनों हाथों से सिर पकड़े रो रहा था। आशीष के
सिर में गंभीर अंदरूनी घाव के साथ शरीर में भी अंदरूनी घाव थी। शायद कनपुरिया छोटी हाथी लात से कुचल कुचल कर आप हाथ चला रही थी। प्रमिला ने आशीष के सिर पर तवा या किसी ऐसी चीज से प्रहार किया था। बर्तनों की आवाज तो बाहर तक भी सुनाई पड़ी थी। जमीन पर आशीष को तड़पता हुआ देखकर अंदाजा यही लग रहा था। प्रमिला को अपने ही पति को दुश्मन की तरह पीटते हुए देखकर नारायण बाबू की जुबान तालू में चिपक गई थी। पसीने पसीने वे निशब्द और स्तब्ध मूर्तिवत खड़े के खड़े रह गए थे। नारायण बाबू अपराध बोध में गड़े जा रहे थे, क्योंकि सती सावित्री जैसी बहू की तलाश कर देश के बड़े शहर कानपुर से बिना किसी दहेज के आशीष के साथ बड़े उत्साह के साथ ब्याह कर कुल बहू बनाकर लाए थे। वही बहू आते ही घर परिवार में भूचाल लाकर बेटा को परिवार से अलग थलग कर अब तो आशीष के साथ ही मारपीट कर रही थी। जिसके साथ बचन 7 फेरे लेकर आई थी, अब उसी पर मिला ने कसमें वादें सब रतिया कर आशीष के छाती पर चढ़कर कूटना पीटना तक शुरू कर दिया था। प्रमिला ने शादी के पहले सती सावित्री होने का खूब ड्रामा किया था। वही अब रिश्ते की कातिल बन गई थी। शादी के बाद प्रमिला के झूठे फरेबी लुटेरे माँ बाप के पारिवारिक संस्कार अब नंगे हो चुके थे। तब जाकर नारायण बाबू और उनके परिवार को पता चला कि वे बुरी तरह से फंस गए हैं। पौत्र देवेंद्र पहली बार अपने माँ बाप के साथ दादा दादी के घर पिछले माह आया था। उसे अपने खून के रिश्तेदारों से लगाव था, परंतु प्रमिला उस नन्हे बालक को दूर रखती थी, बात तक करने नहीं देती थी। पौत्र देवेंद्र के बाल बुलावे पर नारायण बाबू आशीष के पास शहर गए थे और वह बहू का डरावना रूप देखकर तो नारायण बाबू की दुनिया हिल गई थी। देवेंद्र अपने कुटिल नाना झूठ रदन की कैद में पैदा हुआ था, अभी भी उन्हीं की कैद में था। कई वर्षों तक तो पौत्र का मुंह भी देख नहीं पाया था नारायण बाबू और उनका परिवार। आज आशीष के घर की 6वीं रात थी। यह रात नारायण बाबू के लिए मौत की रात थी। नारायण बाबू किचन में करा रहे आशीष को उठाने की कोशिश कर रहे थे, पर वह उठ नहीं पा रहा था। वह रो रो कर कह रहा था, पापा मुझे माफ करना, मैं मर जाना चाहता हूँ, मैं सुसाइड कर लूँगा। यह औरत मुझे जीने नहीं दे रही है। यह औरत दुख के अलावा कुछ नहीं दी आज तक। मैं मर जाना चाहता हूँ पापा। मरना तो उस पापिन प्रमिला को चाहिए था, पर मरने के लिए पत्नी पीड़ित आशीष कह रहा था। नारायण बाबू भी डर रहे थे कि क्रिमिनल माँ बाप की क्रिमिनल माइंड बेटी मुझ पर भी हमला न कर दे। पति को मारने वाली, पति का उत्पीड़न करने वाली प्रमिला का
क्या भरोसा। बेशर्म लुटेरे माँ बाप की पागल बेटी अपने पति आशीष को जेल का भी सफर करा चुकी थी। उसके हौसले बुलंद थे। पुलिस भी प्रमिला के क्रिमिनल माइंड को अब धीरे धीरे पढ़ चुकी थी। नारायण बाबू की आंखों में तो आंसू बर्फ की शक्ल ले चुके थे। इतने में प्रमिला बोली, डैडी जी, इन्होंने अपने सिर पर लोटा से मारा है। सातिर दिमाग प्रमिला सारा कसूर आशीष के सिर पर थोप रही थी। क्रिमिनल माइंड प्रमिला तवा या ऐसी किसी भारी चीज से कई बार प्रहार की थी, ऐसा लग रहा था। इसके अलावा भी उसने लात घूंसे भी चलाए थे। सबूत तो यही कह रहे थे। आशीष वर्किंग चेयर पर बैठा बच्चों की तरह रो रहा था। नारायण बाबू ने आशीष के सिर में सूजन वाली जगहों पर आयोडेक्स लगाकर मालिश किया। पति भक्षी प्रमिला किचन से बाहर नहीं निकली तो नहीं निकली। माइसा देवेंद्र को लेकर नारायण बाबू दूसरे कमरे में चले गए। देवेंद्र को सुलाने की कोशिश करने लगे, पर मासूम देवेंद्र की आंखों से नींद दूर जा चुकी थी। आंसू निरंतर बह रहे थे। नारायण बाबू के लिए बेटे के घर छठवीं रात तो मौत की रात थी। नींद तो कोसों दूर थी। रात 1:30-2 बजे देवेंद्र बोला, दादाजी, सिर दर्द कर रहा है। नारायण बाबू ने पोते का सिर दबाया। कुछ देर तक वह थोड़ी देर में सो गया। नारायण बाबू अंधेरे में रोते कलपते रहे। उधर आशीष ऑफिस का काम कर रहा था। शायद रात के 3-4 बजे काम खत्म कर उठा और वहीं पड़े सोफे पर लेट गया था। मौत की वो रात बीत चुकी थी। मौत का तूफान टल चुका था, पर खतरा बरकरार था। पौत्र देवेंद्र के मोह में 10 साल में पहली बार बेटा के घर में छठवें दिन की आखिरी खौफनाक रात गुजारकर 7वें दिन आंखों में आंसू का बर्फीला तूफान ले नारायण बाबू अपने घर के लिए रवाना हो गए थे। अकस्मात वापसी पर नारायण बाबू को देखकर पत्नी देविका बोली, आशीष के बापू, आप तो महीना भर बाद आने वाले थे। नारायण बाबू निशब्द और डरे हुए थे। उनके होंठ जैसे सिल चुके थे। देविका बोली, क्यों, कुछ बोल नहीं रहे हो, क्या हुआ? नारायण बाबू डरे सहमे सोच रहे थे कि मौत की वो रात की दास्तान देविका को कैसे बताऊं, जिसके खौफ में मैं तो जी नहीं पाऊंगा। देविका तो उस मौत की रात से अनजान रहे तो यही अच्छा है। देविका बोली, मैं समझ गई, मत बताओ, दिल से बोझ उतार फेंको। जो दुख हम लोग भोग रहे हैं 10 साल से, वैसा दुख किसी बेटे के माँ बाप को परमात्मा न दे। हे भगवान, पागल प्रमिला को सद्बुद्धि दो। छोटे झूठे, हे भगवान,
पागल प्रमिला को सद्बुद्धि दो। झूठे फरेबी लुटेरे उसके माँ बाप और उसके मायके और उसके मायके वालों को 1000 गुना खौफनाक सजा देना। आशीष के बापू, परम सत्ता पर विश्वास करो। बेटा के घर से बहू के अपमान से आत्मलज्जित लौटे नारायण बाबू का मन टूटा जरूर, पर वे हार नहीं माने। उन्होंने बच्चों को शिक्षा देने का कार्य शुरू कर दिया ताकि कोई और माता पिता अपने ही बेटे के घर में पराया न बने, न प्रमिला जैसी बहू से अपमानित हो सके। उधर आशीष को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गया कि पत्नी का अत्याचार सहकर उसने अपने पिता ही नहीं खुद को भी खो दिया है। वह देवेंद्र को लेकर एक दिन पिता की चौखट पर आ पहुंचा, आंसुओं के साथ माफी मांगने। पीछे पीछे पापिन प्रमिला भी आ पहुंची। नारायण बाबू और देविका ने माफ करते हुए कहा, प्रमिला, टूटे रिश्तों को जोड़ने के लिए सच्चा प्रायश्चित ही काफी है। अब तुम सच्चे मन से प्रायश्चित करो, अपने भविष्य और देवेंद्र के अच्छे भविष्य के लिए सद कार्य करो, यही तुम्हारा प्रायश्चित होगा। मौत की वो रात बीत चुकी थी। खौफ की रात के अंधियारे के बाद आखिरकार नया सूर्योदय हो चुका था, जिससे प्रेम, समझ और परिवार की गरिमा फिर से जाग उठी थी। आप सुन रहे थे नंदलाल भारती की लिखी कहानी मौत की वो रात। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।